आज भी ये फैक्ट एक सच्चाई है कि जिस किसी ने भी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीदी वो आज बुरी तरह परेशान है। भले ही सरकारी एजेंसियां बार बार दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी के ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन पहले तो उनकी प्रॉपर्टी को खरीदने वाला कोई सामने ही नहीं आता, और जैसे तैसे हिम्मत करके कोई सामने आया भी तो वो हर तरह से परेशान हो जाता है। वो अदालतों और सरकारी दफ्तरों के केवल चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जो इनकी फिरकी ले रहा है? वो कौन है जो आज भी इन सबको घनचक्कर बनाए हुए है? आप इसे सिस्टम की लापरवाही कहेंगे या फिर दाऊद इब्राहिम का खौफ? ये तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद तय कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इस मैटर की सच्ची घटनाओं को जानेंगे आज के इस वीडियो में। ग्लोबल एक टेररिस्ट के तौर पर घोषित भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम आज भी हमारी एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमारी आंखों के सामने है कि एक व्यक्ति अपराध की दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशन पर मौजूद है और वो अपनी सारी जिंदगी बेस्ट सिक्योरिटी और ऐशो आराम में गुजार चुका है। वो आज भी अपने अपराध के किले में किसी राजा की तरह सुरक्षित बैठा हुआ है और वहीं से अपना कारोबार चला रहा है। उसके इशारे पर केवल भारत में किसी भी कोने में किसी भी तरह का अपराध घटित हो जाता है। उसके न पकड़े जाने का असर यह है कि आज भी लोग उसके नाम से खौफ खाते हैं। जो उसके द्वारा किए गए अपराध से पीड़ित हैं वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम भारत में भगोड़ा घोषित है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टियां आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत दाऊद इब्राहिम की तमाम संपत्तियों की नीलामी सरकार की एजेंसियों के द्वारा कराई जाती है। 5 जनवरी साल 2024 को दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी अटैच करके उन्हें नीलामी के लिए रखा गया। इनमें से एक प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए और दूसरे की कीमत 19 लाख रुपए हासिल हुई। इन दोनों प्रॉपर्टीज को तो खरीदार मिल गए, लेकिन 4 में से बाकी 2 बची प्रॉपर्टीज के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। यह पहला मौका नहीं है जब दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और उसे बेचा गया। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन जिन्होंने भी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को खरीदा है वो आज भी इस प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए परेशान है। साल 2000 के दिसंबर महीने में कोलाबा के डिप्लोमेट होटल में नीलामी चल रही थी। यह कोई ऐसी वैसी नीलामी नहीं थी, बल्कि दाऊद इब्राहिम की कुल 11 संपत्तियों का ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स की टीम इंतजार कर रही थी कि दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को कोई ना कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा, लेकिन सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद भी इन संपत्तियों का कोई भी खरीदार नहीं मिला। इसके बाद अगले दिन ये फैक्ट मीडिया की खबरों की सुर्खियां बन गया कि दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ये तमाम प्रॉपर्टीज शहर के पास इलाके में मौजूद हैं और काफी सस्ते दामों पर नीलामी के लिए रखी गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें खरीदने के लिए किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। जब ये खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई कि दाऊद इब्राहिम का खौफ आज भी बरकरार है। आपको बता दें कि 1993 के बम ब्लास्ट के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की उल्टी गिनती काफी तेजी से शुरू हो गई थी, लेकिन साल 2000 आते आते ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस दौर के अपराधियों ने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया था। यही कारण था कि अंडरवर्ल्ड की हनक अभी भी शहर में मौजूद थी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस अंडरवर्ल्ड सरगना का डर भी मौजूद था। दिल्ली में रहने वाले एक शिव सैनिक और एडवोकेट अजय श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की अगली नीलामी में वो जरूर शामिल होंगे और उसे खरीदने का डिसीजन लिया। एडवोकेट अजय श्रीवास्तव पेट्रियोटिक इमोशन से भरपूर थे। ये अपनी एक हरकत की वजह से चर्चा में आ गए थे। एक बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होना था। उस समय शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे नहीं चाहते थे कि यह मैच खेला जाए। उनके ऐलान के बाद वकील अजय श्रीवास्तव ने फिरोज शाह कोटला मैदान की क्रिकेट पिच ही खोद डाली थी ताकि वो मैच न होने पाए। अब वो दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की अगली नीलामी का इंतजार करने लगे। मार्च 2001 में इस बात का मौका उन्हें मिल गया। उन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया। नागपाड़ा स्थित जयराज भाई गली में मौजूद दाऊद इब्राहिम की 2 दुकानों को नीलाम में खरीद लिया। इसके बाद ऑफिशियली अजय श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम की इन दोनों दुकानों के मालिक बन गए। पर यहीं से असली खेल भी शुरू हुआ। दरअसल अजय श्रीवास्तव को कभी भी इन दुकानों पर कब्जा नहीं मिल पाया और इन दुकानों पर कब्जे की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। अपना पैसा देकर खरीदने और एक वकील होते हुए भी एडवोकेट अजय श्रीवास्तव अपनी इस प्रॉपर्टी पर केवल एक ही बार गए हैं, और वो भी पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ। अपनी इन दोनों दुकानों पर कब्जा हासिल करने के लिए अजय श्रीवास्तव को लघुवाद न्यायालय में केस लगाना पड़ा। उनके खिलाफ इस प्रॉपर्टी के पक्ष में केस लड़ने वाली और कोई नहीं, दाऊद इब्राहिम की सबसे छोटी सगी बहन हसीना पारकर थी। केस चलता रहा, लेकिन अदालत में हसीना पारकर की तरफ से कोई उपस्थिति ही नहीं होता था। फाइनली कोर्ट ने यह वार्निंग दे डाली कि अगर दूसरे पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो वो एक तरफा फैसला दे देंगे। इसके बाद हसीना पारकर के वकीलों ने अदालत में मौजूद रहना शुरू किया।
ये मामला काफी लंबे समय तक चलता रहा और साल 2011 में अजय श्रीवास्तव ने इस केस को जीत भी लिया। इसके बावजूद भी हकीकत में अजय श्रीवास्तव अपनी इन दोनों दुकानों पर कब्जा हासिल नहीं कर पाए हैं। दरअसल 6 जुलाई 2014 को इस मामले में प्रतिवादी हसीना पारकर की मौत हो गई, लेकिन अपनी मौत से पहले हसीना पारकर ने कोर्ट के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। आज भी हसीना पारकर के बच्चे दुकान के इस मामले को मुंबई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। दुकान पर कब्जे को छोड़ देने के लिए अजय श्रीवास्तव पर दबाव बनाया गया। डी कंपनी के लोगों ने उसे कई बार फोन किया, धमकियां दी, यहां तक कि इस बात का ऑफर भी दिया कि वो पैसे लेकर इस दुकानों पर अपना दावा छोड़ दें, लेकिन अजय श्रीवास्तव ने दुकानों को छोड़ना मंजूर नहीं किया। दरअसल किसी भी व्यक्ति के लिए उसके प्रीमाइसेस का नीलाम होना बड़े ही अपमान की बात होती है। ऐसे में डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम हो जाए और कोई उसे खरीद ले, ये बड़े ही शर्म की बात थी। लेकिन दुकानें बिक चुकी थी। अगर खरीदार को दुकान का कब्जा मिल भी जाता तो दाऊद इब्राहिम की इमेज पर बट्टा लग जाता। फाइनली अजय श्रीवास्तव ने यह डिसीजन लिया कि अब वो मुंबई की संपत्ति पुलिस को दान कर देंगे, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी अजय श्रीवास्तव से इस तरह से दान लेना एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद साल 2021 में एक बार फिर फेमा कानून के तहत दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को ऑक्शन के लिए लिस्टेड किया गया। इन संपत्तियों में दाऊद इब्राहिम का वो घर भी शामिल था जहां वो पैदा हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित मुंबके गांव का घर भी नीलाम होने जा रहा था। अजय श्रीवास्तव ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को खरीद लिया, लेकिन वो एक बार फिर नीलामी में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कब्जा हासिल नहीं कर पाए। इस बार प्रॉपर्टी पर कब्जा हासिल करने के रास्ते में सरकार ने ही पेंच फंसा दिया। दरअसल नीलामी करने वाली सरकारी एजेंसियों ने ही प्रॉपर्टी के कागजात में कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर दी थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अजय श्रीवास्तव के नाम पर नहीं हो पाया। फाइनली एक लंबी लड़ाई के बाद अब जाकर ऐसी सिचुएशन बनी है कि अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अजय श्रीवास्तव के नाम पर हो सकता है। मगर नीलामी में दौड़ की प्रॉपर्टी खरीद कर फंसने वाले अजय श्रीवास्तव अकेले नहीं है। दिल्ली के ही रहने वाले पीयूष जैन भी नीलामी में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदकर बुरी तरह फंस चुके हैं। सितंबर 2001 में दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी के दौरान हुमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की एक दुकान को भी शामिल किया गया था। यह दुकान तारदेव इलाके में थी। इसका टोटल एरिया 144 स्क्वायर फीट है और इस दुकान को दिल्ली के रहने वाले पीयूष जैन ने नीलामी में खरीदा था। लेकिन इन जैन बंधुओं को दुकान का कब्जा नहीं मिल पाया। लेकिन इस मामले में डी कंपनी की तरफ से कोई वार्निंग नहीं दी गई, बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही अड़ंगा लगा दिया। सरकार का कहना था कि पीयूष जैन को इस प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर महाराष्ट्र सरकार की भी कुछ लेनदारी बनती है। यह मामला जैन बंधुओं की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है और वो अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को मुंबई छोड़े हुए 40 साल बीत गए हैं, लेकिन 4 दशकों के बीतने के बाद भी उसका खौफ बरकरार है। आज तक उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज नीलाम हुई हैं, खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी में नए खरीदार सामने नहीं आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में सरकार को पहल करते हुए खरीदारों को उनका हक दिलवाना चाहिए? इस विषय में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।